मैं घरेलू हिंसा अधिनियम, कानून, व्यवहार और वास्तविकताएं, द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, लॉ, प्रैक्टिस एंड फील्ड रियलिटीज़ जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा आयोजित आज इस राष्ट्रीय वेबिनार के लिए यहाँ मौजूद सभी गेस्ट स्पीकर्स, एडवोकेट मैडम रूपाली सैमुअल जी, सोशल वर्कर श्री मलिक फैज़न ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मेंबर वन स्टॉप सेंटर मैडम संजू कुमारी जी, मॉडरेटर एडवोकेट अंकिता सरकार जी, मेरे सहकर्मी तथा ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यह राष्ट्रीय वेबिनार न्याय विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार श्रृंखला में 25वां वेबिनार है। इस वेबिनार का उद्देश्य केवल लीगल प्रोविजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे बढ़कर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की तरफ भी है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, यह स्टेट का विषय है और संबंधित राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है और वे इससे निपटने में सक्षम भी हैं। फिर भी केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में कई कानूनी हस्तक्षेप किए गए हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम भारतीय संविधान की आत्मा में निहित गरिमा, समानता और न्याय के सिद्धांतों को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है। यह अधिनियम न केवल महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समान समाज के निर्माण की दिशा में भी मार्ग प्रशस्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत निहित सिद्धांतों को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 एक महत्वपूर्ण विधायी कदम है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रभावी और संरक्षणात्मक राहत प्रदान करना है। यह अधिनियम दंडात्मक होने के साथ साथ नागरिक प्रकृति का संरक्षण कानून है, जो पीड़िता को सुरक्षा, आवास, भरण पोषण, चिकित्सीय सहायता तथा मानसिक शांति प्रदान करने पर केंद्रित है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करता है, किंतु मेरा अनुभव ये बताता है कि कानून तभी प्रभावी होता है जब पीड़ित महिला तक कानून की जानकारी पहुंचे और उसका भरोसा सुनिश्चित हो। कई बार हिंसा का शिकार होने वाली महिलाएं वह सामाजिक दबाव और जानकारी के अभाव में न्याय व्यवस्था तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। इसी अंतर को घटाने के लिए न्याय विभाग द्वारा दिशा स्कीम, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, को एक प्रैक्टिकल एंड इंक्लूसिव इनिशिएटिव के रूप में लागू किया गया है। इस योजना के माध्यम से हमारा उद्देश्य यह है कि घरेलू हिंसा जैसे गंभीर विषयों पर महिलाओं को उनके अधिकारों, उपलब्ध कानूनी उपायों और सहायता तंत्र की स्पष्ट जानकारी मिले। दिशा अपने लीगल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा सभी तक यह जानकारी पहुंचाने का प्रयास करता है। मैं विशेष रूप से जन सेवा केंद्र की भूमिका को रेखांकित करना चाहता हूं। आज जन सेवा केंद्र केवल सरकारी सेवाओं का केंद्र नहीं रह गया है, बल्कि ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र, रूरल एंड रिमोट एरियाज में यह न्याय पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। मेरे लिए यह अत्यंत संतोष का विषय है कि देश भर के जन सेवा केंद्र दिशा योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए पहला संपर्क बिंदु बन रहे हैं। इसी स्कीम का टेली लॉ प्रोग्राम द्वारा निःशुल्क प्री लिटिगेशन एडवाइस प्रदान की जाती है। स्थानीय भाषा में अधिकारों और प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और एक सुरक्षित व भरोसेमंद वातावरण प्रदान कर रहे हैं।
मैं यह मानता हूं कि जन सेवा केंद्र संचालक, विशेषकर महिला वीएलईज विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, हमारे टेली लॉ कार्यक्रम के अंतर्गत कई मामलों में न केवल कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका भी निभा रहे हैं। यह न्याय व्यवस्था को मानवीय और संवेदनशील बनाता है। मुझे लगता है कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध हमारी लड़ाई केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें जागरूकता, पहुंच और सामुदायिक सहयोग को समान रूप से मजबूत करना होगा। न्याय तक वास्तविक पहुंच तभी संभव है जब पीड़ित महिला को अपने अधिकारों की जानकारी, कानूनी सहायता की उपलब्धता और संस्थागत सहयोग मिले। इस दिशा में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, न्याय विभाग, पीएससीज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और एडवोकेट्स कम्युनिटी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिशा के अंतर्गत हम कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों, संवाद सत्रों और डिजिटल माध्यमों के जरिए महिलाओं को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जस्टिस उनके लिए एक्सेसिबल है और वे अकेली नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून केवल पुस्तकों में ना रहे बल्कि पीड़ित तक पहुँचे और उसे वास्तविक संरक्षण मिले। जब हम एक महिला को न्याय तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की नींव को मजबूत करते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस साझा प्रयास में आप सभी सक्रिय भागीदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सत्र की औपचारिक शुरुआत हेतु आप सभी को आमंत्रित करता हूं और आशा करता हूं कि यह चर्चा ज्ञानवर्धक, संवेदनशील एवं समाधान उन्मुख सिद्ध होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता है। मैं माइग्रेशन एंड असाइलम प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रोल पे हूँ। हमारी टीम जेंडर के इश्यूज़ पे काफ़ी काम करती है और इस बैकग्राउंड में मैं एक कुछ मोमेंट्स बात करना चाहूँगी कि ये जो सेशन है ये ज़रूरी क्यों है। जैसे सर ने आउटलाइन किया है कि एक सवाल ये रहता है कि जो घरेलू हिंसा का अधिनियम है, टीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का। और ऐसा तो नहीं है। तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है। और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचे कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सज़ा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीज़ों पे फोकस कई ज़्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनेटरी रिलीफ यानी कि पैसों की भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सज़ा देने की, जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सज़ा देने का मौका है। क्योंकि अगर आप सर का एड्रेस भी देखेंगे और एक्ट का इंटेंशन भी देखेंगे, पहला सवाल ये है कि पीड़िता को किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नज़रिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज़ उनको ज़रूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा
रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन बर दिन डे टू डे भरण पोषण की ज़रूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज़्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफ़ी आसान बनाया गया है। और अगले 1 घंटे में हम कई लोगों से बात करेंगे जहाँ पे हम ये किस तरह से ये आसान बनाया गया है, क्या प्रोटेक्शंस है, क्या प्रोविजंस है, ये हम समझ पाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ना कि सिर्फ रिलीफ अलग है, बट ऑल्सो हम किस टाइप की अथॉरिटीज़ हम जा सकते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो भी अलग है। आज हम जैसे संजू मैम से बात करेंगे जो वन स्टॉप सेंटर में काम करते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि वन स्टॉप सेंटर्स क्या कर सकते हैं ऐसी पीड़िताओं के लिए, उनकी इमीडिएट नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए। उसके अलावा हम एक्ट के अंतर्गत ये भी देखेंगे जो रूपाली मैम बताएंगी आपसे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, DIRs क्या होता है, और इस टाइप के रेमेडीज हमें एक प्रोसिक्यूशन या क्रिमिनल लॉज का सहारा लेने से ज़्यादा मदद क्यों करती है। तो ये एक हिस्सा हुआ डीवी एक्ट का। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के ये रास्ता भी काफ़ी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस ख़राब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफ़ी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ ज़रूरत है कि हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए। तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करे, और अब आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रोबोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, ये जो रास्ता तय करना है, ये हम कई इसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे फैज़ान के साथ, जो कम्युनिटीज़ के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, डायरेक्टली इंटरवेंशन करते हैं। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहां वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं, ये सोचना भी ज़रूरी है। सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ, उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउस होल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। ये चॉइस ऑफ रेमेडीज जो है वो हम डीवी के अंतर्गत देखेंगे, और कंट्रोल विद इन द लीगल प्रोसेस इस तरह से कि आगे जाके कैसे टाइप के प्रोसीजर्स हो सकते हैं, किस टाइप के इम्प्लीमेंटेशन में बदलाव हो सकता है क्रिमिनल लॉ से, जो उसके लिए ये प्रोसेस आसान भी बनाए। ऐसा ना हो कि जो डर कई लोग पीड़िताओं को और हम में से कई लोगों को भी होता है कि लीगल सिस्टम से इंटरैक्ट करने का जो एक हेजिटेशन होता है, वो डीवी एक्ट के थ्रू, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट भी है जहाँ पे आप मैजिस्ट्रेट्स, बोला जाता है कि मैजिस्ट्रेट्स आर फ्री टू सेट देयर ओन प्रोसीजर, मतलब मैजिस्ट्रेट के हाथ में होता है कि वो किस तरह से प्रोसीजर सेट करते हैं। तो ये लीगल प्रोसेस को भी ईजियर किस तरह से किया जा सकता है, सो कंट्रोल विद इन द लीगल प्रोसेस, ये क्वेश्चन भी हम कुछ हद तक के एक्सप्लोर करेंगे। तो और टाइम ना लेते हुए हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले तो कि क्या एक्ट के अंतर्गत, जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सज़ा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है,
और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है? कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत? और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह की चैलेंजेस देख रहे हैं, या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए। थैंक यू अंकिता जी। मेरा नाम संजू है। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर सेंट्रल मिनिस्ट्री की एक स्कीम है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी ओवरऑल इंडिया में 700 से 800 सेंटर्स रन कर रहे हैं। दिल्ली में ही 11 सेंटर्स हैं जिनको सखी वन स्टॉप सेंटर के नाम से जाना जाता है और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत ये आते हैं, उनकी देखरेख में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है। कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी। लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है। ये अवेयरनेस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक स्कीम के तहत अवेयरनेस दी गई है, जिसमें सेक्स रेशियो प्रमोट करने के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बहुत जोर दिया है। इसी के अंतर्गत जब हम बात करते हैं कि वो महिलाएं हमारे पास कैसे आती हैं, हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगे तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो बहुत ज़्यादा घबराती है इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, अगर वो आती हैं हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहती हैं कि हमारी जो, अभी मैं एफआईआर या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पर साइको सोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं। साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं। ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में, और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूफ फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूफ फैसिलिटी देना है। उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से वो निकाल दी गई हैं, घर से निकाल दी गई हैं, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई हैं, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि पहले 5 दिन का शेल्टर मिलता था, परंतु अभी बढ़ाकर ये शेल्टर 20 दिन का कर दिया गया है, ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है। वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, जिसे पीएफओ बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर। वो वहाँ पर उसकी कंप्लेंट लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं। साथ ही साथ उसकी डीडी एंट्री या एफआईआर दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है वो उसको बहुत ईजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहाँ पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है। अब मैम की बात पर आते हैं कि कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकती हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में। कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है, आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर। 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहाँ पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से कोलैब करा देते हैं। उसके द्वारा वहाँ पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है।
अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हुए हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, वो बहुत इजीली मान लेते हैं गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिसमें मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते हैं, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में एनजीओ के साथ में या फिर हमारे जो लोकल एनजीओज वहाँ पे जो भी काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं। वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल के आती हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगी यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है। कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकती है। तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका शेयर हाउस होल्ड है, वहाँ पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती है या नहीं करती है। पहले तो आप अपनी उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए। जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है। हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है। पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो। तो पुरुषों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी और ये चीज़ हम उन काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। आगे मैं यही कहना चाहूँगी कि सखी वन स्टॉप सेंटर्स अभी तो 11 ही रन कर रहे हैं, लेकिन सीएम मैम के अनाउंसमेंट के बाद में ये और भी दिल्ली में भी और खोले जाएंगे। कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट्स में 2 से 3 सेंटर्स और खोले जाएंगे। तो होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती हैं। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती है जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा केस सीट में, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू संजू मैम। अब हम फैज़ान से बात करेंगे इस टॉपिक पे कि हम जो नॉर्म चेंज की बात कर रहे हैं कि अगर सारी सोसाइटल रवैया बदलना ज़रूरी है जब हम घरेलू हिंसा की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर सबका सपोर्ट नहीं रहेगा तो कोई भी पीड़िता इतनी आसानी से आगे नहीं आ पाएगी। तो हम ये कम्युनिटीज़ के साथ किस तरह से ये बात कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर से देखें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है कि हम जैसे मैम ने संजू मैम ने भी कहा कि अवेयरनेस की कमी है, जानकारी नहीं है। बट आप कहीं पे भी जाके किसी भी जगह पे एकदम से बात तो नहीं करना शुरू कर सकते हैं कि आज हम घरेलू हिंसा की बात करेंगे। तो कम्युनिटीज़ के साथ काम करने के समय में स्पेशली जब हम इस तरह के सोशो इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ देख रहे हैं, वहाँ पे किस तरह से इंटरवेंशन करना सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, और सर्वाइवर्स या पीड़िता के जो चॉइसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करना, उन्हीं को आगे लेके जाना, किस तरह से ऐसे होलिस्टिक इंटरवेंशंस हम बना सकते हैं। फैज़ान। थैंक यू अंकिता एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जॉइंट सेक्रेटरी सर का, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस,
और माइग्रेशन असाइलम प्रोजेक्ट का इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मेरे फेलो स्पीकर्स या मुझसे पहले जिन लोगों ने बात की वो ऑलरेडी काफ़ी इंसाइट दे चुके हैं इस एक्ट के बारे में और स्टैटिस्टिक्स भी बताए गए हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स के साथ शुरुआत ना करते हुए एक सिचुएशन के बारे में बात करना चाहूँगा जो शायद दिल्ली में इस वक्त कभी या किसी और शहर में हो रही हो, जहाँ पर एक वेयर अ डोर इज़ बीइंग बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड in a small settlement in Delhi, yeah, in a posh locality gated society. So in my experience as a social worker and now working with ONGC Foundation, I have learned कि जो Protection of Women from Domestic Violence Act है, उसने एक बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया है। उसने स्पेशली उस बोल्ट को तोड़ने की कोशिश की है जो महिलाओं को एक रास्ता देता है अपनी बात रखने का। इससे ये भी साबित होता है कि जो भी क्लोज डोर्स में हो रहा है, घर के अंतर्गत हो रहा है, वो सिर्फ एक फैमिली प्राइवेट मैटर नहीं है बल्कि एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन। आज हमारे सामने काफ़ी आंकड़े हैं, NFHS डेटा भी हमें बताता है कि लगभग 31.9% महिलाएं जो हैं वो अभी भी इतने अब्यूज़ का सामना करती हैं। मैं आज आपको कम्युनिटी के साथ जो हमारे इंटरवेंशंस होते हैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट देम। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के साथ जब डील हम करते हैं, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मैं उन कुछ चुनिंदा पॉइंट्स के ऊपर जोर देना चाहता हूँ। मैं एक ईस्ट दिल्ली का केस यहाँ रखना चाहता हूँ जहाँ हमारे पास एक सर्वाइवर आई थी और जिसको काफ़ी चोट लगी थी और उसका प्राइमरी कंसर्न उसको फिजिकल अब्यूज़ नहीं था, रादर वो इकोनॉमिक अब्यूज़ के बारे में बात करना चाहती थी। हमें ये भी मालूम चला कि उसके हस्बैंड ने उसका ATM कार्ड, बैंक डिटेल्स ले लिया है, कहीं ना कहीं उसका एक्सेस बंद हो गया है टुवर्ड्स her फाइनेंसेस। तो जब हम लोकल अथॉरिटीज़ को अप्रोच करते हैं तो उनका इनिशियल रिएक्शन यही आता है कि हस्बैंड उसे मार नहीं रहा, फिर आप क्यों कंप्लेंट फाइल कराना चाहते हैं या शिकायत क्यों दर्ज कराना चाहते हैं। तो आई थिंक हमारा सर पहला हर्डल ही यहाँ पर आता है कि जो टेंडेंसी रहती है टू मिनिमाइज नॉन फिजिकल वायलेंस, और DV एक्ट आई थिंक इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपके सामने लेकर आता है। तो सर जब ब्रेक थ्रू तभी हो पाता है जब हम रेफरल के अलावा अकम्पनीमेंट की बात करते हैं, साथ जाने की बात करते हैं। ऐसे कई इंस्टेंसेस रहे हैं मेरे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने में, जहाँ पे हम अगर कोई जॉइंट स्टेक होल्डर मीटिंग रखते हैं जहाँ पे न केवल प्रोटेक्शन ऑफिसर रहे, कोई प्रो बोनो लॉयर रहे या लोकल NGOs का साथ रहता है, तो आप एक यूनिफाइड फ्रंट प्रेजेंट कर पाते हैं। और हम ऐसे एक केस में हमने इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर बहुत रिकॉर्ड समय में लिया। तो यहाँ पर सिर्फ देखने वाली बात सर ये है कि यहाँ पे कोई कानून नहीं बदला, बट कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारे एफर्ट्स जो होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है सर, वो भी डिज़ाइन किया गया एक मल्टी एजेंसी शील्ड की तरह, जहाँ पे एजेंसीज सिर्फ एक दूसरे के साथ काम कर सकती हैं, बट अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हैं, बात नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से समस्या का हम समाधान नहीं निकाल पाते। मैं न केवल लॉयर्स के लिए या सोशल वर्कर्स के लिए या फील्ड प्रैक्टिशनर्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को ये भी मानता हूँ कि वो आर्किटेक्ट हो सकते हैं सर्वाइवर सेफ्टी नेट बनाने के लिए, जहाँ पे ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान दिया जाए कि जब भी हम सेफ्टी प्लानिंग की बात करते हैं, जब कोई विक्टिम हमें अप्रोच करता है, तो कोई भी महिला जिसके साथ अब्यूज़ हुआ है, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे उसका अब्यूज़ या वायलेंस सडनली एस्केलेट हो जाता है, तो वो किस महिला को, किस नेबर को अप्रोच कर सकती है। क्या उस कम्युनिटी में कोई ऐसी महिला है या उसकी साथी है जिसके पास उसके घर की स्पेयर कीज़ हैं, या उसके पास हम उसे जागरूक कर सकते हैं कि अपने आधार या बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स अपने पास रखे या अपने किसी पड़ोसी महिला के पास वो रखवा सके। सिमिलरली एज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या ख़ास तौर पर एट ONGC फाउंडेशन, जहाँ हम कुछ इनिशिएटिव्स इस तरह के कर रहे हैं, हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जहाँ पे भी पॉसिबल हो, और आज डिजिटल एज में जहाँ पर भी पॉसिबल हो, हम सर्वाइवर्स को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ पाएँ। तो हम उन्हें ये भी जागरूक कर सकते हैं कि एक टूटे हुए दरवाजे का फोटोग्राफ हो या कोई वॉइस नोट हो जिसमें उसे थ्रेट दिया जा रहा हो, वो अपनी किसी साथी महिला के साथ शेयर कर सकती है। वो भी आज के ज़माने में एक पावरफुल एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट रहती है हम लोगों के पास, आई थिंक एक वो बहुत बड़ा सोल है DV एक्ट का। मेरी खुद की फील्ड लर्निंग्स या साथ में काम करने से जो मेरा तजुर्बा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट्स होती हैं वो इतने पुअरली फिल्ड होती हैं कि केस ऑटोमेटिकली बहुत अधिकतर वीक हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि हम
इमोशनल एंड इकोनॉमिक डिटेल्स को भी बहुत अच्छे से मेंशन करें जब हम डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल करते हैं, ना कि केवल फिजिकल चीज़ों के ऊपर हम अपनी तवज्जो दें। सर, अक्सर एक समस्या का सामना करना पड़ता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को या लीगल प्रैक्टिशनर्स को कि जब एक टेंशन अराइज होती है प्रोटेक्शन पे या सपोर्ट एजेंसीज के बीच में। अगेन मैं एक फील्ड एक्सपीरियंस को कोट करना चाहूँगा। रोहिणी इलाके का एक इंसिडेंट है जहाँ पर एक महिला ने हमें अप्रोच किया था, हमारी संस्था को अप्रोच किया था, और काफ़ी महीनों तक हम उसके साथ बात कर रहे थे। बट आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन उसने डिसाइड किया वो केस फाइल नहीं करना चाहती। तो एक लॉयर के नाते या एक सोशल वर्कर के नाते, सिविल सोसाइटी के नाते, अक्सर ऐसा इंस्टिक्ट हम लोगों का आता है कि वो खुद को क्यों नहीं बचाना चाहती या वो क्यों केस फाइल नहीं करना चाहती है। बट एक सर्वाइवर सेंट्रिक अप्रोच जब हम लेते हैं तो हम आई थिंक उसकी चॉइस का हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं दैट व्हाट इज लीडिंग इट टू दिस डिसीजन। तो हमें यहाँ खास तौर पर सर ध्यान देना चाहिए कि जो लीगल टाइमलाइन है, जो कि शायद एक स्लो प्रोसेस हो सकता है, बट जो सर्वाइवर की रियलिटी है वो बहुत अर्जेंट नीड है। हम अक्सर उस फोकस को शायद दूर चले जाते हैं। प्रेशर आता है महिला पंचायत के साथ, अगर हम कई बार डील करते हैं आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स का नेटवर्क के थ्रू हम काम करते हैं। बट महिला पंचायत का प्रेशर हो या उसकी खुद की फैमिली का प्रेशर हो, जो उसे एडजस्ट करने पे आई थिंक इमेंस प्रेशर देता है, वहाँ पर एज सोशल वर्कर्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स, ये हमारा अहम रोल है कि हम एक रिफ्लेक्टिव स्पेस प्रोवाइड करने की कोशिश करें जहां वो अपने ऑप्शंस को आई थिंक वे कर सके और वो फैसला ले सके जो वन स्टॉप सेंटर्स पर जाना है या किसी और लीगल प्रैक्टिशनर से उसे अप्रोच करना है। तो आई थिंक हमें एक रिफ्लेक्टिव स्पेस क्रिएट करने की इन फील्ड रियलिटी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कई बार हम ये थिंक भूल जाते हैं कि जो एक्सेस करना है जस्टिस को वो सिर्फ एक कोर्ट ऑर्डर की बात नहीं है। आई थिंक ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वुमेन है उसकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखना भी बहुत अहमियत है। तो सर, जो डीबी एक्ट है वो प्रॉमिस किया गया था इंडियन वुमेन को 2005 में, और हम उसको सतर्क रखने के लिए वी जस्ट डोंट नीड बेटर लॉयर्स और सोशल वर्कर्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। आई फील कि हमें बहुत ज़्यादा अहमियत है कि एम्पैथेटिक इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए आज के ज़माने में। और आई कंक्लूड विद द थॉट दैट हम अक्सर फील्ड में भी जब हम बात करते हैं तो हम ये चीज़ महसूस करते हैं कि अक्सर महिला से जो विक्टिम है अब्यूज़ की, उससे सवाल पूछा जाता है कि वो व्हाई डजंट शी लीव, अगर उसे इतना अब्यूज़ है, इतना डोमेस्टिक वायलेंस शी इज फेसिंग। बट हम कहीं ना कहीं आई थिंक हमें ये सवाल ज़्यादा पूछना चाहिए कि हम वो क्या कर सकते हैं कि उसके लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट करें, दैट बिफोर शी वांट्स, वेदर शी वांट्स टू स्टे, वेदर शी वांट्स टू लीव, उसके लिए हम एक सेफ माहौल बना पाएं ताकि वो अपने टर्म्स पे वो फैसला ले सके। So with this, I would like to conclude and thank you for giving me the opportunity, both the Department of Justice as well as MAP team. Thank you. थैंक यू फैज़ान। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट रेज किया है संजू मैम और फैज़ान दोनों ने कि कहीं ना कहीं एक नेटवर्क ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। आप सिर्फ कानूनी सहायता नहीं सोच सकते, आप सिर्फ लाइवलीहुड नहीं सोच सकते, या फिर आप सिर्फ भरण पोषण या मेंटेनेंस नहीं सोच सकते। कहीं ना कहीं आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी ज़रूरत है, कहीं हेल्थ की ज़रूरत है, कहीं बच्चे के ख्याल रखने की ज़रूरत है, कहीं साइको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कितना ट्रॉमेटिक होता है, कितना आपके मन को कितना घातक हो सकता है इस तरह का वायलेंस फेस करना। स्पेशली लॉन्ग टर्म में हमने जिस केसेस में देखे हैं कि कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसके बारे में बात भी करना, कानूनी सहायता तो बहुत आगे की बात हो जाती है। सो एक ऐसे बुके ऑफ सर्विसेज की ज़रूरत होती है या नेटवर्क की ज़रूरत होती है इस चीज़ के लिए कि औरतें आके कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच भी सके। बट अब कोर्ट की बात आई है तो हम रूपाली मैम से बात करेंगे। एक 2-3 चीज़ें जो मैं इस सेशन में रूपाली मैम से पूछना चाहूँगी। एक रहेगा कि किस तरह की रिलीफ एक्ट के अंतर्गत मिल सकते हैं, बट उनको रियलाइज़ करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। जैसे कि पहले के स्पीकर्स ने कुछ हद तक बात की है कि इनको मिलने में देयर इज़ अ डिले इन टाइमिंग, बट
इंटरिम ऑर्डर या एक्स पार्टे ऑर्डर मिलना कितना ज़रूरी होता है, कंप्लायंस में, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है, एविडेंशियरी बर्डन जो औरत पे होता है ये प्रूफ करने का कि उसके साथ हिंसा हुआ है, इसमें क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। इस पूरे कोर्ट प्रोसेस में अगर हम डीवी एक्ट के जो रिलीफ है उसको एक्चुअली मटेरियलाइज कराने की कोशिश करते हैं किसी सर्वाइवर के लिए, तो क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं और किस तरह की लिटिगेशन स्ट्रैटेजी आपके एक्सपीरियंस में आपने देखा है जो सक्सेसफुल हो पाई है। Thank you so much. Thank you for inviting me to participate in this. And already we have gotten so much important information, which I know will be useful for a lot of women who want to file complaints against the act, under this act. Pehle cheez, the first thing that I want to highlight that you already spoke about is Domestic Violence Act quasi criminal और quasi civil act है. और फैमिली कोर्ट अलग है, क्रिमिनल कंप्लेंट अलग है, एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अलग है. द प्रॉब्लम हाउएवर इज दैट as lawyers we do not file complaints under the act until and unless there is a situation where there is a complete breakdown of the matrimonial relationship. This creates a very big gap between what the act can provide and what the individual actually receives. What I mean to say is that legal remedy has become mixed up with divorce and matrimonial related proceedings, and it's also become a last resort measure for obtaining maintenance, particularly in a matrimonial breakdown situation. So all of the remedies that exist under the act, ki shared household, protection order, residence order, custody order, monetary relief, all of these remedies are not fully utilized. So the first important aspect that needs to be explained to lawyers but also explained to the individual is that this act is not only for a situation where there is divorce or the person wants divorce. This is for a situation where there is any kind of violence in the household and the person wants some kind of support or some kind of protection. And it is not that कि अगर आप complaint file करें, that you are in a situation where you are going to go into where you are going to go into a complete breakdown of the matrimonial relationship. So that is the first thing that I wanted to put on the table. Now, in terms of the kind of remedies, Sanju ma'am has already explained and has already shared about kitne facilities hai in the one-stop center, which is very, very useful. But हमारी petitions में हम ये सारी चीज़ के लिए हम prayers भी डालना चाहिए कि residence order, protection order, or even in terms of monetary relief, many lawyers only put a prayer for maintenance, जो एक monthly amount मिलना चाहिए. लेकिन there are many other kinds of orders that can be obtained under the act, which can also be interim orders, even under the category of monetary relief. As Faizan sir has already explained, there are cases where the earnings of the lady, जो कमाते हैं, it's immediately taken by the husband or even the in-laws or whoever's the male member in the family. And in these kind of situations, if the individual wants to be able to get back her earnings, the first question that will come कि क्या proof डाल सकते हैं इस चीज़ के ऊपर. Now, the bank statements are available of the lady to show that she is earning a certain amount of money every month. But if she does not have a bank statement, you can also get a letter from the employer. Many women who are working as domestic workers, they may not have employment contract नहीं है उनके पास, but you can always get a letter from the person who has hired them, which says that कि this person works with me और इतने amount कमाते हैं हर महीने में. So as a lawyer, we have to try and think creatively कि हम
किस तरह की एविडेंस निकल सकती है इस वाली मैटर में. एंड नॉट ऑल एविडेंस हैज़ टू बी in the form of existing documentary evidence. It can also be in the form of letters. It can be in the form of statement of other persons, and it can also be in the form of digital evidence, which now there is a lot of digital evidence in these cases, which again we don't ordinarily file in these cases. So in many matters, for example, when I ask the client to give phone evidence कि जो messages जो होते हैं between the lady and the perpetrator, they may not have many messages that are available in writing, but once the person approaches you, they can be advised कि you have to preserve, सारे communications को preserve करना चाहिए, और आपको जो हिंसा जो होते हैं उस टाइम पे आपको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. So the Supreme Court, the Honorable Supreme Court has recognized कि under the Domestic Violence Act, or even in any matrimonial proceeding, any recording, even if it is a secret recording that is done for proof of the cruelty or proof of the violence, it is admissible in court. So the person can be advised कि on the phone there is an option to record all phone calls that occur between the parties, और अगर doesn't have to be a video recording, audio recording को भी हो सकता है. So when the individual first approaches you, there may be some advice that can be given about how evidence can then be created of ongoing violence that has occurred. So on the point of evidence, I also wanted to add one important thing. Ki, a lot of people who are also facing physical violence, they also do not have any medical evidence of the physical violence. And sometimes these incidents are very old, and fresh evidence nahi hai us wali in those cases. But at the same time, there can be supporting evidence. For example, if they took any kind of medication, there could be the bills of the pharmacy that this medication was purchased. Sometimes the medical treatment is from a local person. It could be from an Ayurvedic center. It may not necessarily be a government hospital. We can get their statements also collected, and those statements can be used in the petition as proof of the fact that certain kind of physical violence occurred. There could be photographs to show ki agar if there are bruises or any older injuries, those photographs can also be utilized. So we need to think very broadly ki jab घरेलू हिंसा होता है, what are the traces of this that exist in people's lives? So when we collect evidence, we have to try and think very broadly, and we have to also ask the person, who are the people in their life who can give them statements of support. Those kind of statements should also be included in the petition. The other aspect that I wanted to point to that is a big challenge is Act में ये लिखा है कि the entire proceeding should be completed in 60 days. But we all know that that is not a reality at all. And in any jurisdiction, especially like Delhi, where the caseload is very high, then it is very difficult to get timely dates in the matter, even from the court, because of the kind of caseload that there is in these matters. So in these kind of situations, interim orders become very, very important for the individual. But the challenge that we face in the courts is that sometimes even the judges, the honorable judges, insist on a very high level of proof, which is not very feasible, and it's not also required under this act. So it's important to also explain to the court that
in these kind of situations, timely relief is critical, and that even oral evidence or even just the domestic incident report that we've talked about, that is sufficient basis for getting an order from the honorable court. So this is something that advocates have to be very insistent about, and especially when there is a case of someone who is without a home, and who has the financial liability of herself as well as children. This is a difficulty, though, that it's not an easy difficulty to address, and going forward, perhaps with in trainings like this, with the participation of judicial officers as well, we'll be able to come out with some kind of remedy where we can have a more timely disposal of these kind of cases. And finally, I just wanted to also mention that on the issue of access to justice, that there are availability of legal aid lawyers, and there are availability of centers like the One Stop Center where an individual can access a lawyer. There is still some kind of fear कि हम legal aid lawyer से we may not be getting a very good representation, and that is totally false. So the lawyers who are selected for legal aid panels, they are selected through a very rigorous process, and there are also other organizations like MAP who are also providing legal aid support. Unfortunately, many people sometimes approach private lawyers, and their case doesn't go forward because of all kinds of issues with the private lawyer, including paying legal fees. So this should never be a problem for somebody who wants to approach a court and who is in a situation where they need the intervention of the court. And therefore, I would like to urge that anyone who is in need of filing a case or need of a lawyer to approach the One Stop Center or approach the court premises. Also, there is the legal aid office in every court premise, and they will be able to give you legal support without needing to pay any legal fees at all. Thank you. थैंक यू रूपाली. काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स इसमें से आते हैं कि जिस तरह के सपोर्ट सर्विसेज आप एक्सेस कर रहे हैं उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एविडेंस भी बन सकता है. आई थिंक इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी अवेयरनेस हो, जैसे कि आज का सेशन है लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस पे. पैरालीगल्स का सपोर्ट हो, वन स्टॉप सेंटर्स का सपोर्ट हो, क्योंकि अगर आप एक पहलू देखे जिसमें कि अगर शेल्टर एक्सेस किया है तो हो सकता है कि ये आपके लिए मदद कर सके कि इस कंडीशन में घर से बाहर निकाल दिया गया था कि शेल्टर एक्सेस करना पड़ा. या फिर मेडिकल सर्विसेज के बारे में जब हम बैकग्राउंड देखें तो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट अगर उस टाइम पे इशू किया गया है, किसी पैरालीगल ने मदद की है ये लाने में, तो ये भी कोर्ट के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकता है. आई थिंक कहीं ना कहीं कोर्ट्स के अंतर्गत भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये ऑफेंस, जैसे फैजान ने बताया, बिहाइंड क्लोज डोर्स है, घर के अंदर है, तो आप उस तरह से एविडेंस को नहीं या कोई भी प्रूफ को इस तरह से नहीं मांग सकते हैं कि 4 और लोग आके बता सके हर बार. स्पेशली जैसे जैसे हम फिजिकल वायलेंस से दूर हटना शुरू करें और इकोनॉमिक अब्यूज़ हो गया या फिर सेक्शुअल वायलेंस हो गया, इस तरह के अब्यूज़ में डिफरेंट टाइप का एविडेंस आना शुरू होगा, जो कि कोर्ट्स को भी थोड़ा क्रिएटिवली देखना पड़ेगा, अपना नज़रिया रखना पड़ेगा. बिफोर कंक्लूडिंग मैं दो तीन चीज़ें फोकस करना चाहूँगी कि घरेलू हिंसा का जो अधिनियम है ये कहीं ना कहीं किसी भी तरह का हिंसा जो पीड़िता पे हो रहा है उसे एक फैमिली मैटर, एक पारिवारिक इशू के चौकट्टे से निकाल के एक राइट्स वायलेशन पे लेके आता है. तो पहली बात तो ये होता है कि हम सिर्फ
क्रुएल्टी का जो लिमिटेड डेफिनेशन है उससे अटके नहीं रहते हैं, बट अलग अलग तरह के जो हिंसा हो सकती है उनको हम पहचान देते हैं इस एक्ट के अंतर्गत और उनके लिए रेमेडीज भी देते हैं। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि मल्टी स्टेक होल्डर एक्ट है ये एक, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हो, वन स्टॉप सेंटर्स हो, एमएलसीज के लिए जो हॉस्पिटल्स है वो उनकी बात की हो, पैरालीगल वॉलंटियर्स हो, लीगल एड रिप्रेजेंटेशन हो, कोर्ट्स का सहारा हो, या फिर किसी भी और तरह का साइको सोशल सपोर्ट हो। सो मल्टी सेक्टोरल एक अप्रोच बनाया गया है जहाँ पे गुनाह सजा वाली बात से निकल के पीड़िता को क्या चाहिए उसको बार बार इस एक्ट के अंतर्गत मद्देनजर रखा जा रहा है। और ये पर्सपेक्टिव जब आप इस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव को हमेशा सेंटर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे हमने एक और तरीके से डिस्कस किया है कि कम्युनिटीज़ में भी ये समझना कि सारी कम्युनिटी को अवेयरनेस की क्यों ज़रूरत है। क्या हर इंसान हर घर में घरेलू हिंसा हो रहा है? नहीं, बट अगर हमारे पास अवेयरनेस नहीं हो कि क्या हिंसा होता क्या है, उसके अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है, और वो अलग अलग तरीके हम नहीं पहचानना सीखे, तो कल को जाके अगर हम किसी के साथ हिंसा होते हुए देख रहे हैं तो भी हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, उसे रोक नहीं पाएंगे या पहचान भी नहीं पाएंगे कि हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में इस तरह का हिंसा हो रहा है। तो ब्रॉड लिटरेसी भी उस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि सब लोग अवेयर रहे कि इस एक्ट के अंतर्गत किन चीज़ों को पहचान दी जा रही है अब्यूज़ की या वायलेंस की। तो इस वजह से इस तरह के इनिशिएटिव्स लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे कल को जाके अगर जैसे हम कह रहे हैं कि हम ये एक्ट में हम पीड़िता को मदद करेंगे, उसको हम जस्टिस तक पहुँचने में आसानी करेंगे, उसे जो भी तरह का उसे सपोर्ट चाहिए वो देने की कोशिश करेंगे, उसका एक सर्कमस्टांस भी बनता है इस लिटरेसी एंड अवेयरनेस से कि उसे सपोर्ट मिले, उसे स्टिग्मा का फेस ना करना पड़े, उसे कोई सोसाइटल जजमेंट या प्रेशर ना फेस करना पड़े जब वो इस प्रोसेस से जाए। और जहाँ पे कल को जाके अगर लीगल रेमेडी भी लेना चाहे उसमें भी उन्हें जानकारी हो कि सिर्फ मेंटेनेंस या भरण पोषण ही इकलौता रेमेडी नहीं है, या चाहे वो प्रोटेक्शन ऑर्डर लेके पुलिस के पास जाना ही एक रेमेडी नहीं है। कितने तरह के रेमेडी है और इन सारों को किस तरह से एक्सप्लोर करना, किस तरह से अपना एजेंसी लेना, अपना चॉइस बनाना, वो भी इस एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है। और जितना इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ेगी उतना ही पीड़िता सक्सेसफुली अपने रेमेडीज ले पाएगी। थैंक यू मैम। With that, I would request people sitting here and those who are connected online to ask questions if they have any before I can conclude with the vote of thanks. मेरी तरफ से मैं पहला एक प्रश्न मैम, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही जेंडर्ड मुझे लगता है किसी एंगल से, बहुत ही अब आज के परिवेश में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसका डेफिनेशन थोड़ा और ब्रॉड करने की आवश्यकता भी हो गई है। बहुत जेंडर्ड पर्सपेक्टिव से इसको देखा गया है, तो आज के परिवेश में हमें लगता है कि इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन की भी आवश्यकता है। बट बिफोर दैट, व्हाट इज़ अ प्रोटेक्शन ऑर्डर? मतलब मैं प्रोटेक्शन ऑर्डर को कैसे समझूं, क्या बोलते, व्हाट इज़ अ प्रोटेक्शन ऑर्डर? उसके अलावा किसी भी कंप्लेंट को फाइल करने का प्रोसीजर क्या होता है? अगर हर एक बंदा दिल्ली में तो नहीं, शहरों में नहीं रहता, ऐसे गांव में हमारे जो CSEs हैं और उनके जो VLEs हैं जो गांव में काम करते हैं, न्याय सहायक हैं जो 10वीं पास हैं, लेकिन वो जाके लोगों को एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में जागरूक करते हैं। तो उस स्तर पे जब उनको जानना होता है तो वहाँ पे कैसे इस एक्ट के बारे में जागरूकता वो फैलाएं? तो उसके मैं चाहता हूँ बहुत ही साधारण शब्दों में ये प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है और उसको फाइल करने का प्रोसीजर क्या होता है? कंप्लेन अगर आपको फाइल करना है, प्रोसीजर क्या है और उसकी टाइमलाइन क्या है? क्या ये इज देयर एनीथिंग टाइम बार्ड इन दिस? कंप्लेन कितने दिनों तक आप फाइल, ये घटना घटने के कितने दिनों के बाद ये कंप्लेन फाइल की जा सकती है, या उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश? तो प्रोटेक्शन ऑर्डर जैसे अमंगस्ट मैनी अदर रिलीफ्स इंक्लूड होता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर भी हम इस केस में कोर्ट के अंतर्गत ही ला रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्शन ऑर्डर की खासियत ये है कि अगर उसका उल्लंघन किया जाएगा तो उस केस में सेक्शन 18 के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑर्डर्स लिए जा सकते हैं।
इसका इंटरेस्टिंग एक प्रोविजन ये है, इस वजह से है कि अगर आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर भी कोर्ट से मिल रहा है, उसका उल्लंघन हर बार आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, या कोर्ट में जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन हुआ है तो मेरी मदद की जाए। अलग अलग एजेंसीज इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स एंटाइटल्ड होते हैं कि अगर आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है तो उन्हें उसका एनफोर्समेंट वो कर सकते हैं। जिस वजह से जो प्रोसेस हमने बताया कि कई बार पुलिस स्टेशन जाके एक्सेस करना, ये बात समझाना कि हमारे साथ कोई घरेलू हिंसा हुआ है, ये अधिनियम के अंतर्गत आता है, लेकिन ये फिजिकल वायलेंस नहीं है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंस के लिए अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मिल सकते हैं तो उस केस में अलग अलग एजेंसीज बिकम रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास आप जा सकते हैं, पुलिस ऑफिसर के पास जा सकते हैं। तो मल्टीपल एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप प्रोटेक्शन ऑर्डर को एनफोर्स करें, ना कि सिर्फ एक तरीका कि जहाँ पे आप कोर्ट्स में जाए। सो 18 के अंतर्गत जैसे कोई भी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हो, जैसे मैम ने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, या फिर उनको करने में मदद करना हो, किसी जगह पे जहाँ पे एंट्री बार की गई है वहाँ पे जाके हरास करना हो, कोई तरीके से इवन अभी एक्सपेंसिवली टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है, तो अगर किसी कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू भी इंटिमिडेट करने की कोशिश करना हो, या प्रोटेक्शन ऑर्डर को किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस करने की कोशिश की जाए, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंतर्गत कवर होती है। जैसे हमने बात की कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के बारे में, आई थिंक थोड़ा और हम बात कर सकते हैं कि दे आर अ कार्डर बिल्ट ऑन टू इटसेल्फ, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इंटिमिडेटिंग किसी भी पीड़िता के लिए कि वो पुलिस स्टेशन जाके घर से निकले और पुलिस स्टेशन जाए। सो ये एक डिफरेंट कार्डर है जहाँ पे आपको ये उनको एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, आप एक डिफरेंट ऑफिशियल के पास जा सकते हैं टू रिपोर्ट अबाउट इट, जो DIR फाइल करने में आपकी मदद करते हैं। सो आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटायरली नहीं पड़ती है कि आप किस तरह से अपना पूरा पिटिशन लिखेंगे, लॉयर्स को किस तरह से कांटेक्ट करेंगे। अब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जिस तरह से जितना डिटेल में आप डाल सकते हैं उतना डिटेल में आप लिखिए, एंड क्रोनोलॉजिकली जैसे जो भी मदद करेंगे पीड़िताओं की तो उसे क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें कि शुरू से शादी के टाइम से या फिर जो भी कोहैबिटेशन अगर लिव इन रिलेशनशिप है तो वहाँ के टाइम से अब तक के क्या क्या इंसिडेंसेस हुए हैं उसका सारा मुआवजा किया जाता है। ऑल्सो ये सवाल है कि क्या अगर मेरी शादी 20 साल पहले हुई है तो क्या आज मैं उसके बारे में लिख सकती हूँ क्योंकि उसको 20 साल हो गए हैं। तो ये इसे हम एक कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन के अंतर्गत पकड़ेंगे कि अगर वो उस टाइम पे भी हुआ है तो भी उसके बाद रिपीटेड ऑफेंसेस हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इकलौता टाइम है या उस टाइम पे पहली बार एक हुआ था और उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ। तो हम इसे एक्सप्लोर करते हैं कि ये कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, बार बार रिपीटेड इंस्टेंसेस क्या होते हैं। कई बार ये भी होता है कि पहली जो इंसिडेंट होती है वो इतनी छोटी होती है कि वो रिपोर्ट करने के लायक नहीं होती है, और जब तक कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है, बात आगे बढ़ चुकी होती है, एस्केलेशन की वजह से रिपोर्टिंग होती है। सो इस तरह से ये कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन को डॉक्यूमेंट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो इसीलिए जैसे मैंने बताया कि साइकोसोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो साथ दे सके, क्योंकि ये काफ़ी ट्रॉमेटिक इंस्टेंसेस बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी पीड़िता से बात कर रहे हैं वो अगर एम्पैथी दिखाए, संवेदनशीलता के साथ पूरा इंसिडेंट जितना वो डिटेल में ले सके वही प्रोटेक्शन ऑफिसर को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पे DIR तैयार करने में मदद हो सकती है। रूपाली मैम स्टार्ट करना है। जस्ट ऑन लिमिटेशन कि कंप्लेंट डालने के लिए लिमिटेशन नहीं है, सो वो कंसर्न नहीं है। बस ये है कि वंस द मैजिस्ट्रेट गिव्स अ प्रोटेक्शन ऑर्डर, द प्रोटेक्शन ऑर्डर अंकिता मैम हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर इज वायलेटेड तो उसे अलग क्रिमिनल केस बनते हैं। सो फॉर दैट देयर इज अ 1 year limitation, but that limitation comes only after there's an order from the magistrate. But for approaching the magistrate in the first instance, complaint file karne ke liye there is no limitation, so that barrier is not there. Thank you. अपने आप माइक इस्तेमाल कराना। मैं एक छोटा सा मेरा व्यू है और मैं सवाल भी पूछूंगा कि
अभी जैसे हमारा एक स्टेज है where we talk about बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. So we start from saving girls and educating them, and then we start discussing about women empowerment. So I think, and whether you think in on the similar lines, whether there is a gap which could include daughter empowerment. What is happening that I have a son, two kids, a son and a daughter, and I am thinking about it, whether my property would be distributed between them. सारे लोग बूढ़े होने से पहले परेशान रहते हैं, मेरे बेटों के बीच में बंटवारा करके मैं दुनिया से जाऊंगा. कोई इसलिए परेशान नहीं है कि वो अपने बेटे और बेटी के बीच में बंटवारा करके दुनिया से जाएगा. So the moment you weaken the position of a daughter vis-a-vis your son, and she starts shying away from claiming her right within a household where she is being loved the most by her parents. तो हम क्या है कि डॉटर एम्पावरमेंट में क्या हम मिस कर रहे हैं, और कहीं एक कोई डेटा है जो अभी बताया एज ऑन डेट हाउ मेनी डॉटर्स और वीमेन हैव क्लेम्ड प्रॉपर्टी राइट्स इन देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टीज, इवन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्लेम किया है. तो मैं इस पे अगर कोई इंसाइट है तो देने का. अदरवाइज what I am thinking is that my daughter is supposed to know that she has been almost sidelined from the property owned by me or earned by me. My son is the only one who will get it. She has to move to other house. So इस पे कोई मॉड्यूल है जो स्कूलों में चल रहा है, तो इन पॉइंट्स पे अगर कुछ इंसाइट है then you could share. Thanks. What you point out is very important. First, I want to clarify that daughters and sons have the same right under law to inheritance. So, हमारी Succession Act जो है 2005 में amendment हुई थी Succession Act में, and now a daughter has an equal share as the son. So that is a very important financial empowerment for women, even who are married and who may be living in their in-laws' house. And all women need to have that confidence that they are on an equal footing as their brothers, definitely. And I agree with you entirely कि financial independence बहुत important है, even in this, under this act. The major challenge that is faced by complainants is that once they approach the authorities, they may not have the financial independence after that to provide for themselves, provide for their children in case they are thrown out of the house. But in this act, because there is a remedy of shared household or even residence order, the court will direct that you cannot be thrown out of the house, or you should be given alternative accommodation. The court can also direct that the husband must leave the house and he must take an alternative accommodation and you have to stay in the house. Or some separate portion of the house will be separated for you to use and husband or in-laws cannot enter that portion. So, अलग तरह का remedies है इस वाली act में that can also help somebody. But I completely agree with you that one is the mentality that we have to work on our societal mentality of equality, and we also need to ensure that we are allowing all of the daughters to be educated, to work, to have financial independence. I think a lot of change has already happened on that line. The law has also changed. So now the main thing that has to change is the societal mentality. Thank you all. I think execution of the court order is also a big issue. One of the major reasons for pendency is that court orders don't get executed in time. So execution petitions are also adding a lot to the pendency. So that is also one of the areas where we need to look into. We might have so many acts, but once the order is passed, it needs to be brought to practice also. That is one thing. Thank you, MAP Foundation.
यस सर जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं उनके एक दो सवाल हैं। ठीक है, प्लीज या बिफोर आई कंक्लूड देयर आर फ्यू मोर टेक्स। ऑनलाइन में पूछे गए सवाल में एक सवाल है, एक्ट में टाइम बाउंड रिलीफ का स्पिरिट है पर फील्ड में ऑर्डर काफ़ी डिले होता है। डिले के दौरान सर्वाइवर के लिए कौन से इंटरम मैकेनिज्म प्रैक्टिकली काम करते हैं? एक तो जो सर ने बोला दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जो 60 डेज का टाइम लिमिट है या फिर एग्जीक्यूशन करवाना जो प्रोसेस है वो डिले हो रहा है। एक तो ये है कि दिस इज़ अ सीरियस एरिया टू थिंक अबाउट कि हम एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि इफ़ इट इज़ फ्री फॉर मैजिस्ट्रेट्स टू सेट देयर ओन प्रोसीजर तो हम वाई कैन वी नॉट एनकरेज कोर्ट्स टू टेक certain measures जहाँ पे the procedure is not, even if it is not 60 days, it is as short as possible, या जितना कम टाइम में हम कर सके उतने कम टाइम में वो किया जा सकता है। बाकी दुनिया की रियलिटी है कि कोई भी डिले में सबसे ज़्यादा मदद तो मेंटेनेंस ऑर्डर्स ही करेंगे, बिकॉज डे टू डे सर्वाइवल इज़ चैलेंजिंग, स्पेशली हम जहाँ पे हमारे डेमोग्राफिक में देख रहे हैं, मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी के घरों में काम कर रही है औरतें, या फिर शायद इतने छोटे बच्चे हैं कि घर से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। सो ऑब्वियसली द फर्स्ट इशू इज़ मेंटेनेंस, किस तरह से वो अपना भरण पोषण करेगी, बच्चों का ख्याल किस तरह से रखेगी। द अदर इज़ रेसिडेंस, बिकॉज ह्यूमन नीड्स तो चेंज नहीं होगी, वो तो वही तीन रहेगी चाहे वो आप किसी भी सर्कमस्टांस में क्यों ना हो, एंड रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोज विल बी द इम्पॉर्टेंट वंस। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जो दिए जाते हैं वो इंटरिम ऑर्डर्स तो नहीं है, बट दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर अंडर द, स्पेशली इन द सिचुएशन जहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिपीटेड ऑफेंसेस हो रहे हैं, या शायद उनके थ्रू नहीं हो रहा है बट कोई और कर रहा है, लाइक उनके साथ कोई अबेट कर रहा है, कोई और फैमिली मेम्बर है। काफ़ी हद तक ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी रहता है कि आप सुलझा लीजिए, आप केस वापस ले लीजिए। देयर इज़ अ प्रेशर टू मेंटेन द फैमिली यूनिट एट द एंड ऑफ द डे। सो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट remedy at that point of time to prevent further abuse. बट येस, जो इंटरिम ऑर्डर्स आप मेंटेनेंस एंड इसके अंतर्गत ले पाते हैं वो आई थिंक सस्टेन करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली सारे प्रॉब्लम्स उससे रिजॉल्व नहीं होते हैं। सो जैसे हम पहले भी बताया कि बाकी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, जितना आप बाकी मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच में जितना आप एक्सेस कर सके उतना ही आसान होता है कि आप यू डोंट जस्ट स्टे इन द फेज ऑफ कि आपका केस चल रहा है, बट ऑल्सो हैव एन इंडिपेंडेंट लाइफ आउटसाइड इफ़ यू आर सेपरेटिंग फ्रॉम द पार्टनर, आप मैरिज से निकल रहे हैं। थैंक यू मैम। एक सवाल और हम लेंगे। अब जब पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं तो हम इस समस्या से कैसे निपटेंगे? देखिए, जैसे हमने कहा कि पहली बार घरेलू हिंसा 2005 में हुई थी, ऐसा तो नहीं है। कानून 2005 में इसलिए आया क्योंकि पीड़िता की ज़रूरतें अलग हो गई है, काफ़ी हो गई थी, जो शायद क्रिमिनल लॉस रिजॉल्व नहीं कर पा रही थी। सो ऐसा नहीं है कि फौजदारी कानून क्रिमिनल लॉस जो है वो अब सिर्फ औरतों के लिए अवेलेबल है, या फिर कोई भी चाहे वो हर्ट हो, ग्रीवियस हर्ट हो, असॉल्ट, बैटरी, अलग अलग ऑफेंसेस जो है वो जेंडर्ड हो गए हैं, राइट। कहीं ना कहीं हम पनिशमेंट की जहाँ पे बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ औरतों को विक्टिम्स एंड पुरुषों को वो परपेट्रेटर्स बता रहा है। हमारे क्रिमिनल लॉज कंटिन्यू टू बी व्हाट दे आर। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे द क्वेश्चन इज मोर ऑफ लाइक कि अदर चीज़ें क्या है, दूसरी चीज़ें क्या है जिसकी औरतों को ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वो बच्चे रख रही है, छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए उसको सपोर्ट चाहिए। अगर उसने जॉब छोड़ दिया है शादी के बाद, राइट, कितने रिलेशनशिप्स ऐसे होंगे जहाँ पे मैन आर लिविंग जॉब्स क्योंकि उनकी शादी हो गई है। सो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का जो अधिनियम है वो हमारी सोशल फैब्रिक एंड उसकी रियलिटीज़ को रिस्पॉन्ड करती है। हाउएवर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी एक इंसान अगर दूसरे इंसान पे हिंसा करता है उसके लिए घरेलू हिंसा के कानून की ज़रूरत है। आपके क्रिमिनल लॉज आज भी है और उसके अंतर्गत आपको आज भी रेमेडीज़ मिल सकते हैं, आज भी इट इज़ पॉसिबल कि आप कंप्लेंट्स कर सके।
बट जहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोसाइटल नॉर्म्स को चेंज करने का, तो अगर आप बात कर रहे हैं कि पुरुषों के साथ भी ये हो रहा है, तो क्या ऐसा है कि पुरुषों के साथ जब ये हो रहा है तब वो रिपोर्ट कर पा रहे हैं? कितने कितने पुरुष ऐसे हैं जो आके आके बात कर पा रहे हैं? तो वो भी नहीं है। इसीलिए हम कहीं ना कहीं, आज फैज़ान ने जिसकी चीज़ के बारे में बात की कि हम सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि औरतों के लिए आसान हो रिपोर्ट करना, पुरुषों के साथ अगर हुआ तो ऐसा भी उनके लिए ना हो कि वो रिपोर्ट करने से घबराए कि लोग क्या कहेंगे, या फिर किस तरह का जजमेंट उन पे पास होगा ये करने के लिए। ओवरऑल हमने समझना चाहिए कि किसी भी तरह का हिंसा, स्पेशली प्राइवेट रिलेशनशिप्स में, जहाँ पे उम्मीद तो ये रहती है कि ये आपको फैमिली देगी, खुशी देगी, राइट? यहाँ पे किसी भी तरह का हिंसा गलत है, एंड हाउ टू बाईपास दैट, उस पर फोकस रखा जाए रादर देन थिंकिंग कि ये जेंडर्ड प्रॉब्लम क्यों है। और जेंडर्ड रेमेडीज इसलिए है क्योंकि आप जब देख रहे हैं, चाहे वो इमोशनल हो, इकोनॉमिक हो, चाइल्ड कस्टडी हो, दीज आर यूनिकली जेंडर्ड प्रॉब्लम्स, दीज आर प्रॉब्लम्स ऑफ women इन मैरिजेस। बट इसको और जिसको रिजॉल्व करने के लिए ये लॉ है, सो मे बी इस लॉ के अंतर्गत वहाँ पे पुरुषों के अगेंस्ट जो हिंसा हो रही है वहाँ पे जगह कार्व करना पॉसिबल नहीं है, बट क्रिमिनल लॉ रेमेडीज कंटिन्यू टू बी देयर फॉर देम। थैंक यू। Ma'am, I must thank the speakers here, especially Rupali Samuel ma'am, Malik Farzan Zab, and Sanju madam, and above all Ankita Sarkar madam for her complete and very informative and educative moderation which she has done, and the way she has brought out the nitty-gritties of the law for the benefit of all, both online and offline. With that, I would also like to thank the entire team of Doordarshan for having spared their time to come all the way and cover this program for bigger outreach, and my team in Access to Justice Division, who have been, we have a whole new team of PMU with young girls and boys who are, for them it's a training session also how to conduct these webinars, and my admin division also for chipping in at very last moments also. Whenever the demand is made, they are ready with their foot soldiers. And to Roshni ma'am, I must thank her because I was talking to her for the last 1 month, and she had her own issues, but she finally gave in to my pressure, and she very wholeheartedly supported my endeavor because of it's a very beautiful and a very welfare oriented cause, so it's a big way of reaching out to the millions here. So thank you ma'am for all your support and your organization, Migration and Asylum Project. And above all to Joint Secretary sir for sparing his time and always patting our back and supporting us in all our initiatives wholeheartedly, sir. Thank you so much, sir.